Good morning to all of you in this accountancy class. Day before yesterday we were discussing chapter number 17. आपका चैप्टर नंबर 17 जो है वो प्रोविजंस एंड रिजर्व्स, ये हमारा चैप्टर अभी चल रहा था। तो हमने यहाँ पर प्रोविजंस के बारे में काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया था, फिर आपके रिजर्व्स के बारे में कुछ बातें हमने की थी, और उसमें आपके जो रिजर्व के पर्पस थे, कैरेक्टरिस्टिक्स थी, ये चीज़ें हम कर चुके थे और हम डिफरेंस चीज़ें बता चुके थे। अब हम टाइप ऑफ रिजर्व्स की बात करें तो टाइप ऑफ रिजर्व जो हैं वो 2 टाइप के आपके रिजर्व्स होते हैं। तो हम टेबल जैसे बुक में दे रखे हैं उसी प्रकार से बना लेते हैं। रिजर्व्स हैं, रिजर्व्स में आपके 2 टाइप आपके हम कर सकते हैं रिजर्व्स के अंदर, ठीक है। तो आपका जो है एक तो है रेवेन्यू रिजर्व और एक है कैपिटल रिजर्व। रेवेन्यू रिजर्व्स और सेकंड आपका कैपिटल रिजर्व्स। रेवेन्यू रिजर्व्स आर दोज रिजर्व्स विच आर क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट, मीन्स विच आर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। उन्हीं में से जो हम पैसा कहीं पर लगाते हैं वो कहलाता है आपका रेवेन्यू रिजर्व, ठीक है। तो रेवेन्यू रिजर्व इज 2 टाइप, जनरल एंड स्पेसिफिक रिजर्व। जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व एंड स्पेसिफिक रिजर्व। स्पेसिफिक रिजर्व, तो ये आपके 2 टाइप्स के हो गए, ठीक है। तो आपका यहाँ पर जो है रिजर्व्स विच आर क्रिएटेड फॉर अनसीन liabilities, that is called as reserve, and it is of 2 type, one is revenue reserve and second is capital reserve. A revenue reserve further can be classified into, that is general reserve and specific reserve. Revenue reserves means the amount which is kept aside out of the earned profit, or can say from undistributed profit, or can say retained earning। तो आपका जो रिटेन अर्निंग है या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है या आपका जो कंपनी का प्रॉफिट है उसी में जो पैसा रखा जाता है किसी पर्पज़ के लिए, तो वो कहलाता है रेवेन्यू रिजर्व, ठीक है जी। तो ये आपके रेवेन्यू रिजर्व का जो है डेफिनेशन बोलते हैं। जैसी एक डेफिनेशन आपकी बुक में जो कॉलर ने बोली है, दैट पोर्शन और एनी डिटेल देयर ऑफ द नेट वर्थ ऑफ टोटल इक्विटी of the enterprise representing the retained earning available for withdrawal by proprietor। यानी कुल मिला के एक ही बात है कि ये जो डेफिनेशन है कि आपका कोई भी अमाउंट विच इज़ केप्ट असाइड आउट ऑफ द प्रॉफिट विच कैन बी यूज्ड बाय द प्रोप्राइटर एनी टाइम, तो वो आपका जो है रेवेन्यू रिजर्व कहलाते हैं। और इसके जो 2 पार्ट हैं वो आपके पास हैं। तो पहला जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व का मतलब क्या हुआ कि आपका यूजुअली द बिजनेसमैन डू नॉट विड्रॉ द इंटायर मनी आउट ऑफ द प्रॉफिट एंड सम मनी कैप्ट फॉर द रेनी डेज, कुछ बुरे दिनों के लिए पैसा रखा जाता है। एंड इट इज़ कैप्ट फॉर अननोन लायबिलिटीज, मीन्स इट इज़ कैप्ट फॉर अननोन लायबिलिटीज, एंड दैट अमाउंट इज कॉल्ड एज फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट, दैट अमाउंट इज कॉल्ड एज रिटेन्ड अर्निंग। तो आप उसे किसी भी रूप में उसको कह सकते हैं, जैसे कंटीजेंसी रिजर्व भी कह सकते हैं या फ्री रिजर्व भी कह सकते हैं, क्योंकि ये फ्री हैं, किसी प्रकार से किसी भी चीज़ में ये यूज किए जा सकते हैं, ठीक है। अब इसके ऑब्जेक्टिव जो कौन कौन से होंगे वो तो आपका जनरल रिजर्व बनाने के, तो वो मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। तो इसमें जो जनरल रिजर्व के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कौन कौन से हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जनरल रिजर्व्स, जनरल रिजर्व के ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव आपका जो जनरल रिजर्व क्रिएट करने का है वो मीटिंग अनसीन लॉसेस, टू मीट अनसीन लॉसेस। आपके अनसीन लॉसेज को मीट आउट करने के लिए होते हैं पहली चीज़ें तो ये होती हैं कि आपके अनसीन कोई भी लॉस हैं यू कैन मीट आउट, कि जिस प्रकार से एकदम से अचानक कोई लॉस हो गया या ऐसा कोई बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज हो गया जिस कारण से आपको लॉस हो सकता है, तो उनको यहाँ से मेकअप किया जा सकता है। सेकंड है स्ट्रेंथिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, टू स्ट्रेंथन
फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को मजबूत करने के लिए भी ये चीज़ें जो है आपकी की जाती हैं। और थर्ड कह रहा है कि फॉर एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस टू द इंटरनल सोर्स और प्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट। एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस भी बोल सकते हैं सीधे रूप में, फॉर एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस के एक्सपेंशन के रूप में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। और फोर्थ है इक्वलाइजेशन ऑफ डिविडेंड, इक्वलाइजेशन ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड का मतलब लाभांश। लाभांश मीन्स है दिस टर्म इज यूज्ड फॉर द कंपनीज ओनली, मीन्स द कंपनी अर्न ए प्रॉफिट at the end of the financial year, then this amount is distributed to the shareholders। तो शेयर होल्डर को जो पैसा मिलता है वो डिविडेंड कहलाता है। तो आपका कई बार कंपनी जो है दैट अर्न मोर प्रॉफिट एंड सम टाइम इट अर्न द लेस प्रॉफिट, इन दैट केस आपका जो किसी साल तो आपको 10% प्रॉफिट मिला, किसी साल 20% प्रॉफिट मिला, तो इक्वल नहीं है। तो कई बार जो है कंपनी जनरल जो इसे क्रिएट करती है कि उनका इक्वलाइजेशन कर दे, बराबर कर दे उनको, कि जिस साल में प्रॉफिट ज़्यादा हुआ तो प्रॉफिट कम दे दिया, जिस साल कम हुआ तो वो पैसा वहाँ से उसमें जनरलाइजेशन निकाल के उसमें दे दिया। तो इस प्रकार से एक स्मूथनेस जो है वो बनी रहती है। ठीक है। तो आपके जो जनरलाइजर क्रिएट करने के हम मेनली 4 टाइप के ऑब्जेक्टिव मानते हैं। मीट अनसीन लॉसेस, सेकेंड स्ट्रेंथन फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ बिजनेस, और एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, और इक्वलाइजेशन ऑफ डिविडेंड। ठीक है जी। तो ये तो आपके हो गए थे जनरल रिजर्व के बारे में। ठीक है। जनरल रिजर्व को जो हम बैलेंस शीट के अंदर रिजर्व एंड सरप्लस से में दिखाते हैं, ये आपके +2 में आएगा, और वो जो है ओनर्स इक्विटी के नीचे दिखाया जाता है। सेकंड आपके पास स्पेसिफिक रिजर्व। ठीक है। ये तो जनरल रिजर्व हो गया था ना, रेवेन्यू रिजर्व के 2 पार्ट थे, एक था जनरल रिजर्व, एक स्पेसिफिक रिजर्व। तो नेक्स्ट आपके पास में जी वो है स्पेसिफिक रिजर्व। और स्पेसिफिक रिजर्व की बात हम करते हैं। Specific, as the name is denoting itself, specific means for special purpose, that is called a specific reserves। तो आपके स्पेसिफिक रिजर्व कौन कौन से हैं? स्पेसिफिक रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व विच इज क्रिएटेड फॉर स्पेशल पर्पज। तो मैंने आपको परसों भी इसके बारे में कुछ बातें बताई थी, और अभी मैंने एक आध बातें भी बताई हैं। पहला आपका डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, फर्स्ट इज डिविडेंड इक्वलाइजेशन, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। तो ये हम थोड़ी देर पहले भी किया था जनरल रिजर्व में। तो जनरल रिजर्व में तो ये था कि you are earning the amount, but you are earning a smooth amount every year, and you are declaring the equal dividend every year, but you have not created any dividend equalization reserve in your company. But by chance you created a general reserve, and this year your company has faced a loss, and you want to maintain the equality of the dividend, in that case general reserve can be used there। और इसमें है कि स्पेशली जो है आपके देयर इज फ्लक्चुएशन एवरी ईयर इन द कंपनीज अर्निंग, एंड फॉर दिस पर्पज वी क्रिएटेड डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, एंड दिस इज स्पेशली यूज फॉर ऑन द इक्वलाइजेशन ऑफ द डिविडेंड ओनली। तो इसीलिए इसका नाम जो स्पेसिफिक इसीलिए हुआ कि डिविडेंड इक्वलाइजेशन है। रिजर्व फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट, रिजर्व फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स मीन्स है, इसका मीनिंग क्लियर है अपने आप में कि रिजर्व फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट मीन द कंपनी इज यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ द प्लांट मशीनरी और एनी टाइप ऑफ द एसेट विच रिक्वायर्स टू बी रिप्लेस आफ्टर 5 years, 10 years, 20 years, means naturally the asset which is working in your company, which is working in your factory, naturally it is going depreciate every year, and one day it will be out of the market,
means it will be out of use. Naturally you have to replace the another one machinery here. In that case a replacement of assets is required, therefore we create a reserve for replacement of asset for specially this purpose. तो ये इस पर्पज़ के लिए आपकी जो बनाई जाती है। और नेक्स्ट आपके पास में जी दैट इज ए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। तो आपका जो है एंट्रीज मैंने आपको बताई भी थी इसके बारे में कि आप जो है डेप्रिसिएशन के अंदर से आप करते हैं, चलो दूसरा मेथड था वो अब कैसे उसमें नहीं है, अभी इस साल डिलीट कर दिया गया है। चलो हम नेक्स्ट चलते हैं, ये कोई खास बातें नहीं ऐसी। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, थर्ड इज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। आपका जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है इट इज क्रिएटेड फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पज। मीन्स इफ योर कंपनी इज अर्निंग गुड एंड योर कंपनी इज आल्सो इन्वेस्टिंग इन द अदर कंपनीज, द फंड इन्वेस्टेड देयर and due to the increase or decrease in the share market there could be possibility of profit or there could be possibility of loss. If the possibility of profit is there then there is no problem, and if there is the possibility of loss is also an investment, in that case we create a investment फ्लक्चुएशन फंड। मीन्स कि अगर आपने कहीं पैसे इन्वेस्ट किया वहाँ लॉस हो गया तो इस फंड से उसको जो है वो पूरा किया जा सकता है। तो ये आपका कहलाता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। नेक्स्ट इज वर्कमैन कंपनसेशन फंड। वर्कमैन कंपनसेशन फंड। वर्कमैन कंपनसेशन फंड means in your company a number of workers are working on the machines and there may be some mishappening also can be possible there. In that case the worker can go to the court and court can give the order to compensate the worker. In that case it is impossible for you people to compensate the worker immediately because you have not created any of the reserves. If the possibility of accident there may be, there could be the possibility that court can or we can have to pay the worker as a compensation, then we create a workman compensation fund. If there is any mishappening and we have to pay the worker, then we will pay out of this compensation fund. And if there is no need, if there is no requirement such type of the compensation, in that case this amount will be distributed among the shareholders. तो ये shareholder में काम आ जाएगा। नेक्स्ट डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व। डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व्स। डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व आपका जो सोर्स ऑफ फाइनेंस में वी हैव डिस्कस दैट देयर इज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस फ्रॉम द डिवेंचर्स आल्सो। मीन्स ए कंपनी कैन टेक द debentures can take the money in the form of the debentures from the general public, and we have to pay these debenture holders after a specific period, and therefore we create a fund for the debentures redemption. It is called as debenture redemption reserve or debenture redemption fund also. तो हम इसको दोनों नाम से जानते हैं क्योंकि मान लो कि if you have taken the debentures from the market of rupees 1 crore and after 10 years you will repay it, means after 10 years from where you will make the arrangement of the money, from where you will make the arrangement of the funds. In that case you create a debenture redemption reserves and at the end of the 10th year you will withdraw or you will repay all your debenture holders। ठीक है जी। तो ये आपका हो सकता है डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व। आपका जो नेक्स्ट आ रहा है दैट इज कैपिटल रिजर्व। जो मैंने आपको जो बताया था कि आपके जो दो पार्ट थे रेवेन्यू रिजर्व और एक था आपका कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व क्या है? कैपिटल रिजर्व जो है आपका रेवेन्यू रिजर्व तो नहीं है। रेवेन्यू रिजर्व का मतलब विच इज फ्रॉम द अर्निंग ऑफ द कंपनी, दैट इज रेवेन्यू रिजर्व। इसका मतलब कैपिटल रिजर्व क्या हुआ कि विच इज नॉट फ्रॉम द रेगुलर अर्निंग ऑफ द कंपनी। कंपनी के रेगुलर अर्निंग से नहीं बल्कि कंपनी में बाई चांस कई बार ऐसे प्रॉफिट हो जाते हैं, उस प्रॉफिट के पैसे को हम आप जो इन फंड्स में नहीं डाल सकते बल्कि कैपिटल रिजर्व में डालेंगे। ये मैंडेटरी है। ठीक है। तो आपके कौन कौन से हो सकते हैं वो जिनसे प्रॉफिट हो सकता है? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, पहला आपके पास में फंड बन सकता है कैपिटल रिजर्व। प्रॉफिट ऑन
प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ और फिक्स्ड एसेट। आपने फिक्स्ड एसेट्स बेची थी कि कंपनी हैज परचेज द फिक्स्ड एसेट लॉन्ग ईयर्स अगो and now these assets are useless for the company has now got expansion and a company has to sell out this asset and to have to purchase the asset somewhere also। तो यहाँ पर एसेट हम बेचेंगे तो वो एसेट आपकी प्रॉफिट बिकती है, तो प्रॉफिट बिकती है तो इट इज़ नॉन ट्रेडिंग प्रॉफिट। ये बिजनेस करने से फ़ायदा नहीं हुआ, ये तो बल्कि एसेट बेचने से हुआ। कंपनी का काम एसेट बेचना नहीं है, कंपनी का काम आपका जो है टेक्सटाइल का है, कंपनी का काम सीमेंट का है, कंपनी का काम पेंट्स बनाने का है, उसका प्रॉफिट तो वो रेवेन्यू प्रॉफिट कहलाता है। पर ये तो आपके एसेट बेचने से हुआ, तो ये नॉन ट्रेडिंग प्रॉफिट है। तो नॉन ट्रेडिंग प्रॉफिट का जो पैसा आएगा वो आपका कैपिटल रिजर्व में जाएगा। तो पहला नॉन ट्रेडिंग प्रॉफिट ये था। और दूसरा जो नॉन ट्रेडिंग प्रॉफिट है वो आपके पास में है चार्जिंग, दूसरा आपके पास में जी प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट एंड फिक्स्ड लायबिलिटीज। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। आपकी कई बार एसेट और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन भी कंपनी जो करती हैं, क्यों करती हैं कि सम टाइम कंपनी गेट्स मर्ज्ड इन अनदर कंपनी, दूसरी कंपनी मर्ज होती हैं, तो अपन जितनी भी एसेट्स हैं उनका दोबारा से कीमत फिक्स करती हैं, और दोबारा से कीमत फिक्स करने को हम बोलते हैं रिवैल्यूएशन। ठीक है, सपोज यू परचेज ए लैंड, ए पीस ऑफ लैंड इन 10 लाख रुपीज़ 20 years ago, and today the value of that land is that is 1 crore, it means there is a profit। तो ये आपका फिक्स्ड एसेट का जो है एक प्रकार रिवैल्यूएशन हुआ कि आज हमारे एसेट की वैल्यू क्या है। इसी प्रकार से लायबिलिटीज भी हैं कि ये लायबिलिटीज वैल्यू कैन बी डिक्रीज, समटाइम्स इट हैपन। सो कई बार ऐसा भी होता है लायबिलिटी की कीमत भी गिर जाती है, तो उससे आपको यहाँ पर प्रॉफिट हो जाए तो कैपिटल रिजर्व में जाएगा, लॉस होगा तो वो कंपनी के खाते में चला जाएगा। ठीक है जी। थर्ड आपके पास में है प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, शेयर और डिवेंचर्स। प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स। कंपनी जो है, कंपनी इश्यू द शेयर्स और द डिवेंचर्स टू द जनरल पब्लिक। द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर और डिवेंचर इज सपोज 10 rupees and you are selling it as 15 rupees, means the company's reputation is very good and people are eager to purchase the your shares or debentures on the higher price। that higher amount is called as premium। कि 10 रुपये का शेयर आपने 15 में बेचा तो 5 रुपये आपका प्रीमियम है। तो इट कैन बी ऑन द शेयर्स एज वेल एज ऑन डिवेंचर्स आल्सो। इट मीन्स द अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज आल्सो नॉन ट्रेडिंग इनकम एंड इट विल आल्सो ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है जी। नेक्स्ट इज that is profit on purchase of running business। profit on purchase of running business। means if a company purchase any running business, if any person want to sell its business to any company and the company give a proposal that we can purchase your business at this amount, suppose he and the total asset of the company जिसका existing business की total जो assets हैं वो मान लो 1 करोड़ की है, और आपकी जो कंपनी वो करेगी हम आपको 80 लाख दे देंगे, भैया आपने देना तो बोलो नहीं तो और किसी से बात कर लो। और अगला मजबूर हो कि आपको सोचता है कि चलो 80 लाख तो मिले नहीं, ले लें, तो 20 लाख का कंपनी को बेनिफिट हो गया, तो ये भी नॉन ट्रेडिंग इनकम है, तो कैपिटल रिजर्व में जाएगी। तो प्रॉफिट ऑन परचेज ऑफ रनिंग बिजनेस, रनिंग बिजनेस से खरीदने जो प्रॉफिट होता है तो वो भी आपका कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। और नेक्स्ट आपका प्रॉफिट है प्रियर टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। प्रॉफिट प्रियर टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। कई बार ऐसा भी होता है कि व्हेन यू आर गोइंग टू इनकॉर्पोरेट द कंपनी, बिफोर कंपनी हैज purchased some assets or company has made some contract with the outsiders,
and that has provided the profit, and after the incorporation this profit will be transferred to capital reserve. क्योंकि कंपनी आपकी बनी नहीं थी, दैट वाज इन प्रोसेस में चल रही थी, कंपनी बनते बनते 1.5-2 साल लग जाते हैं। तो स्टार्टिंग में आपने कोई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट किए, कॉन्ट्रैक्ट आपके लिए बेनिफिशियल हो गए, कंपनी के लिए बेनिफिशियल हो, कंपनी अब एग्जिस्टेंस में नहीं थी और कॉन्ट्रैक्ट हमने कर लिए थे, कंपनी बन गई, अब वो कॉन्ट्रैक्ट हमारे लिए बेनिफिशियल हो गई, तो उन कॉन्ट्रैक्ट से जो फ़ायदा हुआ मिला वो कैपिटल रिजर्व में जाएगा। ठीक है जी। और सिक्स्थ आपके पास में है प्रॉफिट फ्रॉम द रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, रीइश्यू ऑफ शेयर्स, रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। आपके फॉरफिटेड शेयर्स हैं उनको अब रीइश्यू करते हैं, मीन्स कि लोगों आपने शेयर इश्यू किए थे, लोगों ने कुछ शेयर खरीदे, बाकी की पेमेंट नहीं दी तो आपने उनको फॉरफिट कर लिया, अब उनको रीइश्यू कर दिया तो उसको फ़ायदा मिला, वो भी आपका नॉन ट्रेडिंग प्रॉफिट वो कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, सेवंथ एंड लास्ट है प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। आपके डिबेंचर के रिडम्पशन पे जो प्रॉफिट होता है वो भी जो है बेनिफिशियल होता है, क्योंकि आपके जो है डिबेंचर का रिडम्पशन, आपने कहा कि आपका जो डिबेंचर 100 रुपीज़ का है, आपने कहा 90 रुपीज़ हम पे कर देंगे, तो 90 रुपीज़ पे कर देंगे तो आपका जो है 10 रुपीज़ आपको प्रॉफिट हो गया, वो भी नॉन ट्रेडिंग प्रॉफिट है, तो इट विल आल्सो ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, ये कैपिटल रिजर्व में आपका चला जाएगा। ठीक है जी। तो ये जो है आपके पास में मैंने जो बातें आपसे की वो आपसे बातें की हैं कि आपका रिजर्व से कितने प्रकार के हैं, वो 2 प्रकार के, रेवेन्यू रिजर्व और जनरल रिजर्व। रेवेन्यू रिजर्व विच इज़ जनरेटेड फ्रॉम द डे टू डे वर्किंग ऑफ द कंपनी, मीन्स फ्रॉम द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, तो वो तो आपके रेवेन्यू रिजर्व थे, वो 2 प्रकार के थे, जनरल रिजर्व एंड स्पेसिफिक रिजर्व। जनरल रिजर्व में बताया कि विच इज़ केप्ट असाइड फॉर एनी अननोन थिंग्स, ठीक है, और वो उसमें आपको मैंने 4-5 चीज़ें बताई थी। उसके बाद स्पेसिफिक रिजर्व मैंने आपके पास में जो है वो 6 प्रकार की चीज़ें बताई थी, 5 प्रकार की, और फिर कैपिटल रिजर्व जो मैंने अभी बताई है। ठीक है, तो आज हम इतना ही करते हैं, और कल हम जो है इसका नेक्स्ट पॉइंट है वो डिफरेंस बिटवीन आपका रेवेन्यू रिजर्व एंड कैपिटल रिजर्व, और उसके बाद में फिर एक सीक्रेट रिजर्व आपका होगा, और इसके बाद में फिर आपका चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद में हम जो है कल से जो नया टॉपिक हम है बिल ऑफ एक्सचेंज, ये हम शुरू करेंगे। 18th चैप्टर बिल ऑफ एक्सचेंज, मतलब थोड़ा सा बड़ा तो है पर कोई ख़ास ऐसी बात नहीं है, तो हम करेंगे। फिर इसके बाद 19 चैप्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर हम अभी नहीं करेंगे, वो हम आपका जो फाइनल अकाउंट्स है, वो फाइनल स्टेटमेंट्स हैं, वो हम जो आपका चैप्टर नंबर जो है वो 20, आपका चैप्टर नंबर 20 में निकाल के देख रहा हूँ, आपका चैप्टर नंबर 20 जो है कैपिटल एंड रेवेन्यू, ठीक है, उसके बारे में आपकी कौन कौन सी बातें हैं, वो छोटा सा चैप्टर, एक दिन का ही मुश्किल सी, ठीक है। और फिर आपका जो है नेक्स्ट आपके पास में है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं 21वां और 22वां चैप्टर जो है ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, और उनके ऊपर हम टाइम जो ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि दैट इज़ बेसिक फॉर द +2। अभी तक तो ये आपके बेसिक, हालांकि ये बेसिक ही चल रहे हैं अभी, और दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, ये तो टर्मिनोलॉजी चीज़ें चल रही हैं, और वो आपके फाइनल अकाउंट्स हैं, वो आपके सबसे ज़रूरी चीज़ें। ठीक है जी। तो एनीथिंग यू वांट टू आस्क यू कैन, एंड अगर नहीं है तो फिर हम नेक्स्ट पीरियड में अगले पीरियड में। पेपर तो बेटा होंगे, पेपर की तो अभी कोई ऐसी बात नहीं कि नहीं हो, पेपर तो होंगे। क्या लग रहा है आपको पेपर नहीं